जो आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने मिड टर्म का जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है, पूरे सॉल्यूशन के साथ करवाया है। अगर आप उसको देखना चाहते हो, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, उसमें भी देख लेना। ठीक है, अब मैं आपको फाइनल टर्म का पेपर करवा रहा हूँ, 2019-20 का करवा रहा हूँ। अब ये पेपर देख सकते हैं। ठीक है, ये पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। ये आपके फाइनल एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करें तो उसमें भी काम आएगा। ठीक है, अगर आप मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी, और अगर कंपार्टमेंट अगर आपकी गलती से आ गई तो उसमें भी आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज़ अच्छे समझाऊंगा और मैं ये भी बताता रहूँगा कि कौन से चैप्टर में आएगा, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का, तो ये भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब मैं इसको सोल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। इसमें बोला गया इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। और ये है फर्स्ट चैप्टर का, लेकिन ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बुक के क्वेश्चन नहीं आते। बुक इसलिए दी जाती है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, करना आपको खुद ही होगा। अब ये ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। जब पावर की पावर आते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे फॉर्मूला होता है a की पावर m ऊपर n, तो a m इंटू n हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब ये 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 की। जब 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2, 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। और ये 4 1 अपॉन में 3 हो गए। जब बेस सेम होता है, देखो जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ये जो पावर होती है ऐड हो जाती है और बेस को एक बार लिखते हैं। ये क्लियर हो गया फॉर्मूला? ठीक है, यहाँ इक्वल लगाओ। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख लिया, 2/3 प्लस 1/3। अब इसका आप एलसीएम ले लो। जब नीचे वाला सेम है तो एक बार लिख लो 2 + 1। ठीक है, और ये कितना आ गया? 3 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हमारा 4 आंसर आ गया। ये हमारा 4 आंसर आ गया। तो आपका आंसर कौन सा टिक कर दोगे? बी टिक कर दोगे, बी 4। ठीक है, हालांकि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर माइंड में सोल्व करो और आंसर लिख दो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन अब ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, तो ये दे रखा है x² + px - 30 और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो कह रहा है p का आपको मान निकालना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x² + px - 30 = x। जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है? कंपेयरिंग करना होता है कोफिशिएंट से। ठीक है, ध्यान से देखो क्या करना है। अब इस x की मल्टीप्लाई दोनों में करो, फिर इस -5 की मल्टीप्लाई दोनों में करो। जब x की इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x ये 1 है, ये 1 है डिग्री, तो कितनी हो गई? 2। अब इसमें करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6x। ध्यान समझना। अब -5 की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -5x हो जाएगा। -5 की इसमें करोगे तो 30 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये x² है, यहाँ भी x² है, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ px लिखा, -30 लिखा, 6x में से 5x गया, 1x बचा। 1 लिखो मर्जी होती है। ठीक है, देखो वेरिएबल में से वेरिएबल को घटाएंगे, इसमें से इसको जोड़े घटा नहीं सकते क्योंकि ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है। एक जैसे डिग्री में से एक जैसे डिग्री को ही घटाते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। अब यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। कंपेयरिंग लिख दो खाली आप। कंपेयरिंग, तुलना करने पर क्या लिखोगे? तुलना करने पर। ठीक है, अगर आपको पूरा लिखना तो ये लिख दो कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये x है, ये x है, तो इसके साथ 1 है, तो इसके साथ p है, तो p बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। और ये अकेला है, ये अकेला है, 30 बराबर है, तो इसकी जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ p निकाला था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है? सी ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब आप थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y। y का कोफिशिएंट क्या होगा? पता है कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? गुणांक। गुणांक का मतलब होता है कि इस y के साथ कौन सी वैल्यू है, कौन से कांस्टेंट टर्म है जो मल्टीप्लाई में हो रहा है, हमें वो निकालना है। ठीक है, हमें क्या बोला? y का बोला है। देखो जिसका बोला होगा हमें उसे ही देखना होता है। ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर, आप तो सिर्फ टिक करके आ जाओगे। ठीक है, लिख के आ जाओगे, लेकिन मुझे पूरा समझाना है, ध्यान समझो। अब देखो यहाँ पर पहले देखो y है कहाँ? ये रहा y। क्या y में और कोई है? नहीं है ना, तो सिंपल आपका आंसर आ गया 4। क्या आ गया? 4, क्योंकि y के साथ कौन है? 4। अगर सपोज करो x का बोला होता, ये तो मैंने y का निकाल दिया, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? डी करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया? डी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लो।
अगर मान लो पूछा होता x का गुणांक निकालो, अगर x का पूछा होता तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर भी x लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। तो अब पहले इसको सॉल्व करो, 5 2 जा 10। अब इस 5 की मल्टीप्लाई बच्चे इसमें तो लिख कर देते हैं, इसमें करना भूल जाते हैं तो गलत हो जाएगा। 5 अगर कोई ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगी, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताता रहूँगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से समझो इसको। ये आ गया। अब ये देखो, ये 10x है और ये क्या है 3x। 10 और 3 कितने हो गए 13x, 20 और 4y और 7, और ये माइनस का 20, ये भी -7 है। तो दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। 4y x ऐसे उतार लिया, 27 हो गया। अब सपोज करो हमसे पूछा होता है x का वेरिएबल निकालो, किसका निकालो, x का कोफिशिएंट निकालो, x वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट निकालो। तो कोफिशिएंट कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। आप 3 नहीं लिखोगे, आप 2 नहीं लिखोगे, सुन रहे हो, आप 13 लिखोगे अगर आपसे x का पूछा होता। किसका पूछा होता, x का पूछा होता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे समझो। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा, आप शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिखना कोफिशिएंट, ठीक है, गुणांक। क्लियर हो गया। अब आगे समझो क्वेश्चन नंबर, अब हम आ गए 4th पे आ गए। अब 4th क्वेश्चन देख लो ध्यान से। 4th क्वेश्चन में पूछा है यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है। देखो एक त्रिभुज के जो कोण है, देखो ध्यान समझो, यहाँ बच्चे कन्फ्यूजन कर लेते हैं। पता है क्या, त्रिभुज दे रखा है तो बच्चों के माइंड में हीरोन फॉर्मूला आने लग जाता है। जिन्हें पूरे चैप्टर्स कर रखे हैं ना तो वो गलत समझ लेते, वो कहते हैं ओहो कितना सारा 3 को आ गए, तो इसको समझने लग जाता है, फिर कन्फ्यूज हो जाता है। समझो यहाँ बोला है एंगल ये होते हैं 1 2 3, ये इन एंगल का जो रेशियो दे रखा है वो 7 5 3 दे रखा है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा त्रिभुज होगा। पहले क्वेश्चन समझा करो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अब इसने बोला है त्रिभुज के ये जो तीनों एंगल है इनका सम कितना होता है, आपको पता होगा 180 डिग्री होता है। और जब रेशियो में दिया होता है तो उसको लेट मान के अलग कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने फिर कहा मुझे पूरा डिटेल में समझाना है इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी मत लिखो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा भी एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चन करोगे, फिर कराता हूँ वैसा, है ना। अभी ये पहले समझ लो, ए बी सी ये दे रखा है, ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए कितना दे रखा है 7x 5x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 8 7 15, समझ में आ गया। 15x 180 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है, 12 आ गया। अब एंगल ए कितने का आ गया आपका, एंगल ए आपका कितने का आ गया, देखो यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हुआ, 15 7 105। बी कितने का आ गया 12 7 84, 12 है ना, 12 है तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60। उसके बाद सी कितना है 12 36। अब क्रॉस चेक कर लो कि आपने सही करा है। एंगल का जो ट्रायंगल होता है उसमें एंगल के टोटल कितना होता है 180 होता है। इन तीनों को ऐड करके देखो, 84 60 36 180 आ रहा है, इसका मतलब आपने सही करा है। अब आप बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है। देखो तीनों के तीनों एंगल जो है 90 से कम है, तो वो कौन सा हुआ, वो कौन सा ट्रायंगल हुआ, बताओ इसमें से कौन सा हुआ। राइट एंगल हुआ, एक्यूट हुआ, ऑब्ट्यूज हुआ या आइसोसेलेस हुआ, एक्यूट हुआ। क्या हुआ, एक्यूट, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज उसे कहते हैं इसमें तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम होते हैं। समकोण उसे कहते हैं इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण उसे कहते हैं जिसमें एक एंगल जो होता है 90 से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं कि दो एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो उसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु बोलेंगे। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे भी समद्विबाहु कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम में जुड़ने यही पूछेगा, कुछ और भी तो पूछ सकता है। इससे सारे आपको जितने भी टर्म है वो अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको चौथा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो गया। क्या हो गया, बी, ठीक है। जब एग्जाम में अगर आएगा तो आप ऐसे लिखोगे, जैसे चौथा नंबर डाला तो आप इसका बी लिख दोगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पर जो रफ लाइन डाली जाती है तो वो यहाँ पर आप कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिस्टम के तरीके से करना। अब आ जाओ 5th क्वेश्चन में आ जाओ, ध्यान समझना। 5th क्वेश्चन, त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। ध्यान समझो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन में टिक यहाँ लिखना है ना, तो ये रफ में कर लेना। मैं भी आपको रफ में करके दिखाता हूँ। इसने बोला त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री का है,
सुन रहे हो मेरी बात? ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री का गिवन है, कह रहा है बाकी दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 20 डिग्री है। पहले क्वेश्चन देख लो, देख लिया, ठीक है। अब उसने बोला दोनों का डिफरेंस, मतलब इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। खुद सोचो, अगर मैंने इसको x मान लिया, क्योंकि मैंने बोला कि इन दोनों का डिफरेंस 20 डिग्री है, यानी कि अगर इसके पास x है तो इसके पास या तो 20 रुपये ज़्यादा होंगे या 20 रुपये कम होंगे। तो मैंने क्या लिख लिया, कम होंगे। खुद सोचो, मैंने बोला कि तुम्हारे और मेरे बीच में 20 रुपये का डिफरेंट है, यानी कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो मेरे पास 80 होंगे, या तुम्हारे पास 100 रुपये तो मेरे पास कितने होंगे, 120। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है ना, दोनों में से एक, ठीक है। तो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। अब आपको ये पता लग गया। अब एक बताओ, ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 180। x माइनस 20 प्लस 60 इजिकल टू क्या लिखोगे, 180 लिखोगे। क्या लिखोगे, 180। अब बताओ x और x कितने हो गए, 2x। 60 प्लस का है 20 माइनस का, तो कितने बचे, 40 बचे। तो प्लस का 40 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 140 आ गया। x कितना आ गया, 140 का जब इस अपॉन में लेकर डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 70। तो यानी कि x आ गया 70, और ये 70 में से 20 के कितने बचे, 50। अब क्रॉस चेक कर लो, आपने सही करा है गलत। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। 180 आ रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था कि सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा। अब आप बताओ सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 70 का, 50 का या 60 का, कौन सा है, 50 का। तो आपका आंसर कौन आ गया, ए। तो आप यहाँ पर ए लिख के 50 डिग्री लिख दोगे। मेरा कहने का मतलब समझ गए कि ऐसे लिखना है, लेकिन मैं अब ऐसे नहीं लिख सकता। अगर ऐसे लाइन डालोगे तो छोटा दिखेगा, तो शायद आपको दिखे ना। मैं पूरा यहीं पे एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्लियर हो गया। लेकिन मैंने बता दिया कि एग्जाम में करना कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे सिस्टम से करना होता है। रफ में ऐसे करके दिखा दो अगर आपको दिखाना है, नहीं तो आप माइंड में सॉल्व कर लो, ठीक है। मेन बात यह है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका दिखाने या ना दिखाने के कोई मार्क्स नहीं होते, इसके ही नंबर है, क्लियर हो गया। अब फटाफट क्वेश्चन देखो, ठीक है। और एक बात मैं यही एडवाइस करूंगा, अगर आप कर भी रहे हो ना इसको, अगर कॉपी पे कर रहे हो, लिख रहे हो, माइंड में करो तो बात अलग है, लिख रहे हो तो आप यहाँ लिख के दिखाओ ताकि टीचर को बोले हाँ भी इस बच्चे ने करा है, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। 6 क्वेश्चन बोले, यदि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल इतना देखो। ये देखो, ये पूरा क्या है, पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ये कह रहा है तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी, ये कह रहा है पी क्यू की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये जो 8 चैप्टर है उसका है, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। आप ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्वेश्चन में समझ आ गया। इन्हें बोला कि एरिया दे रखा है हमें, ठीक है, और इसने बोला पी क्यू की लंबाई निकालो। जिस चीज़ का एरिया दिया होता है उस चीज़ का फॉर्मूला हमें रिवाइज होना चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम बोला तो एरिया पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन मैंने बताया कि आपको सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन के आंसर वाले लिखने हैं, ठीक है। हालांकि इसने सिर्फ आंसर पूछा, यहाँ कोई ऑप्शन इसका नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, बाद में इसको करेक्शन करवाया गया था तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें से एक बताना, ठीक है। ध्यान से देखो, अब तो मैं आपको यहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अब आप बताओ, जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दे रखा होता है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। हिंदी में क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 120, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख लिया, ये यहाँ लिख लिया, ठीक है। आपकी मर्जी है, इसको इधर भी लिख सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। अब आधार कितना दे रखा है हमें, ये हमें पी क्यू हमें क्या निकालना है, पी क्यू का पी क्यू लिख दिया। ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, ये कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 10 दे रखा है। कितना दे रखा है, 10, ठीक है। तो ये हमारा 120 बटे में 10 चला गया, कितना आ गया पी क्यू, 12 आ गया, ठीक है। और जिसको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर, वो सीधा क्या करेगा, एरिया को डिवाइड कर देगा हाइट से, तो उसका बेस निकल आएगा, 12 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, बी हो गया। कौन सा हो गया, बी, ठीक है। बी 12 सेंटीमीटर, ये हम लिख देंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको छठा क्वेश्चन भी करवा दिया। अब फटाफट 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th चैप्टर में है ये, ठीक है। अब इसने बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसको कराने से पहले 10th चैप्टर की थोड़ी बहुत चीज़ें समझ लो, 2-4, ठीक है।
देखो जो 7 चैप्टर है उसमें कुछ बातें समझ लो। ये क्या है, सर्कल। क्या है, सर्कल। सर्कल में अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर देते हैं तो इसका और इसका जो टोटल होता है वो 180 होता है, उसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हिंदी में बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, इस चीज़ को याद रखना। अगर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमने क्या ले लिया, सेगमेंट ले लिया। इसे सेगमेंट कहा जाता है अगर ये लाइन डाली जाए, ठीक है, और ये पूरा सेगमेंट कहलाता है पूरा, ठीक है। और अगर हमने यहाँ से एक एंगल बनाया और यहाँ से एक एंगल बनाया, दोनों एक ही पॉइंट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सर्कमफ्रेंस पे टच हुए हैं, दोनों वृत्त की परिधि पे टच हुए हैं, तो ये वाला एंगल बराबर होता है। इसे बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन सेम सेगमेंट बोलते हैं, मतलब दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये 60 का तो ये भी 60 का होगा, ये 80 का तो ये भी 80 का होगा, ठीक है। अब आगे की चीज़ समझ लो। ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद ही कर लोगे अपने आप, ठीक है। फिर भी मैं करवाऊंगा। अगर कोई लाइन, ठीक है, सेंटर से होकर जाते हैं तो डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। और अगर व्यास कोई एंगल बनाती है सर्कमफ्रेंस पर, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए ये 40 का है तो ये कितने का होगा, आपको ये पता है ये 90 का ही होता है, क्योंकि ये क्या है, सेंटर से होकर जा रहा है, व्यास है, डायमीटर बोलते हैं ना, डायमीटर। अब ये 90 का, ये हमें 40 का गिवन है, तो ये कितने, एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180। तो हम इन दोनों को जोड़ के 180 में से इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया, 50 आ गया। कितना आ गया, 50 आ गया। समझ में आ गई। अब 2-4 और चीज़ें समझ लो। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है। ये अगर एंगल 60 का है क्योंकि सेंटर बना हुआ है, और ये उसी के जो पॉइंट है उसी को शेयर कर रहा है, और ये सर्कमफ्रेंस पे जा रहा है, तो ये एंगल अगर 60 का है तो ये 30 का होगा, ठीक है। ये 10.8 थ्योरम है। ये द एंगल सबटेंडेड ऑन ए सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। समझ में आ गया कि अगर कोई एंगल सेंटर पे बन रहा है तो वो सर्कमफ्रेंस में बनने वाले एंगल से डबल होगा। अगर ये 30 का तो 60 का होगा, ये 100 का तो ये 200 का होगा। समझ में, नीचे नीचे की बात हो रही है। अगर ये ऐसे होता, अगर ये 100 का है तो ये इसके नीचे वाला 200 का होता, ठीक है। अगर ये नीचे है, ऐसे है, तो इसके नीचे वाले की बात हो रही है। समझ में आ गई। अगर ये ऊपर है तो उसके ऊपर वाले की बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने चीज़ें समझा दी, बाकी कुछ एक आधी चीज़ें रह गई वो आपको बाद में आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। फिर नहीं तो इसी में ही सारी क्लास निकल जाएगी। 7वां क्वेश्चन देखो फटाफट। अब 7वां क्वेश्चन अब आप खुद ही बता दो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। देखो ये पूरे सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज बन रहा है और ये टच भी कर रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता तो हम इसको नहीं कह सकते थे ये टच नहीं कर रहा, लेकिन ये टच कर रहा है, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो इस हिसाब से x + 40 = 180। तो x कितने का आ गया, 180, 40 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 140 डिग्री आएगा, ठीक है। ये तो आप माइंड में कर ही सकते थे ना, फिर भी मैंने इसको पूरा समझा दिया 7वें का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर कौन सा आ गया, हमारा आंसर आ गया सी। कौन सा आ गया, सी, 140 डिग्री। क्लियर हो गया आपको। आप फटाफट आगे देखो। अभी 8th क्वेश्चन देखो आपके सामने है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका बेस दे रखा है 6 और उसका हाइपोटेन्यूज दे रखी है 10। तो आपको क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। वैसे 12वें चैप्टर में है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये 12वें चैप्टर का तो है, लेकिन 12वें में से आया नहीं है। एक्स्ट्रा ही आते हैं ना, बुक के क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो आपको बुक के क्वेश्चन इसलिए दे रहा है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो अब आप अपने माइंड से करो, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज दे रखा है, समकोण है, तो 90 डिग्री का बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बोला उसने। अब उसने बोला इसका आधार इनके बेस 6 है। उसने बोला इसकी हाइपोटेन्यूज 10 है। कितनी है, 10। हाइपोटेन्यूज 10 है। अब उसने बोला इसका एरिया निकालो। क्या निकाला, इसका एरिया, ठीक है। एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना। अब आप मुझे बताओ इसे कैसे करोगे।
जब भी 90 डिग्री का एंगल आता है और हमें दो साइड दी होती है और तीसरी अगर हमें निकालनी होती है तो हम उसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? पाइथागोरस प्रॉपर्टी का। कई बच्चे तो माइंड में भी सोच भी लेंगे उनका 8 आंसर आ रहा है ना, क्योंकि जिनको पाइथागोरस प्रॉपर्टी अच्छे से आती है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आती वो सीखो। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूस को अलग लिखते हैं, बाकी बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड या हाइट का जो स्क्वायर है, ठीक है, उसको हम या हाइट ही लिख लो, ठीक है, या एच लिख लिया मैंने खाली, ठीक है, हाइट ऊंचाई, हाइट का स्क्वायर लिख देंगे। हाइपोटेन्यूस पूरा पूरा लिखना, ठीक है, ये नहीं कि मैंने अगर आधा लिख दिया तो आप पूरा आधा लिख दोगे, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। तो हाइपोटेन्यूस कितनी दे रखी है? 10। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? कर्ण लिखेंगे, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। बेस कितना दे रखा है? 6 का स्क्वायर। और हाइट कितनी दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, पता नहीं। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। देखो 10 दूनी 20 मत कर देना और 6 दूनी 12 मत कर देना, 36 होता है, ठीक है। क्योंकि हल्की हल्की मिस्टेक हो गई तो आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, फिर 100% कैसे लेकर आओगे, ठीक है। 100 का टारगेट रखोगे तो ही सक्सेसफुल होगे अच्छे से, ठीक है। इतना कर रहे हो, इतने से अच्छा पूरा करो। तो ये ऊंचाई का जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन गया, तो रूट 64 का रूट क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हमने क्या निकाला? हाइट निकाली है। और आपको याद होगा जब किसी ट्रायंगल के अंदर बेस और हाइट दी होती है तो हम उसे, उसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है उसका? इसका हमने ABC नाम दे दिया, ABC दे दिया, ठीक है, ABC। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, पूरा पूरा लिखना। 1/2 आधार कितना दे रखा है बच्चों? आधार हमें दे रखा 6 और हाइट कितनी दे रखी है? 8, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 24 आ गया। कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको, ठीक है, शॉर्ट में करना होता है, ठीक है, माइंड में करोगे ज़्यादा अच्छा, लाइन डाल के कर लेना, पूरा पूरा आंसर लिखना, ठीक है। 8 का हमारा आंसर कौन सा आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। मैं इसका एक और तरीका बता देता हूँ। अगर जिस बच्चे को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं था, उसको अगर ये पता लग गया ये भी साइड 8 है, ये 6 और ये 10 है, तो आप यहाँ पर हीरोन फॉर्मूला लगा सकते हो। हीरोन फॉर्मूला आपको आता होगा, पहले सेमी पैरामीटर निकालो, पैरामीटर को आधा कर दो, उसके बाद एरिया निकाल लो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। ये वाला भी आप लगा के कर सकते हो, लेकिन आप एक बात सोचो, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा करोगे, ठीक है, इसलिए ये शॉर्टकट चीज़ें अच्छे से सीख लो। समझ आ गई? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। आज मैं आपको 10 तक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लो फटाफट। इसने बोला है 2 लंबवृत्तीय शंकु का व्यास बराबर है, ठीक है, 13 चैप्टर है। 2 लंबवृत्तीय शंकु का व्यास बराबर है यदि उनकी त्रिज्यक ऊंचाइयों में 5:4 का अनुपात है, तो इन दोनों शंकुओं के पार्श्व क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। द डायमीटर ऑफ द 2 राइट सर्कुलर कोन्स आर इक्वल। कह रहा है जो कोन है ना, ठीक है, कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। उनका जो है डायमीटर इक्वल है। कह रहा है अगर स्लैंट हाइट जो है दोनों की इस रेशो में है तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया का रेशो निकालो, ठीक है। अब ध्यान से इसको फटाफट समझ लो। देखो भाई, एक कोण ये है, ठीक है, और एक कोण ये है, ठीक है। दोनों का डायमीटर क्या है? सेम है। दोनों का डायमीटर क्या है? सेम है। तो इसका डायमीटर और इसका डायमीटर क्या है? सेम है। समझ में आ गई? तो अगर डायमीटर सेम है तो क्या त्रिज्या भी सेम होगी, तो रेडियस भी क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर हो गया? अब उसने बोला दोनों की जो त्रिज्यक ऊंचाई है, मतलब इसकी जो स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट इसे बोलते हैं त्रिज्यक ऊंचाई को, ठीक है, ये 5:4 में है, ठीक है। अगर इसकी स्लैंट हाइट को मैंने L मान लिया और इसकी मैंने L मान लिया छोटा वाला, तो ये अगर 5x है तो ये कितनी है? 4x, ठीक है। अब उसने बोला दोनों की रेशो किसकी निकालनी है? अनुपात किसका निकालना है? दोनों के पार्श्व प्रति क्षेत्रफल का, कर्व सरफेस एरिया का। तो ये फर्स्ट मान लिया, ये हमने सेकंड मान लिया। तो हमें CS से कर्व एरिया ऑफ, ठीक है, फर्स्ट कोन, CS से ऑफ सेकंड कोन, ये हमने लिख लिया, ठीक है। पहले शंकु का वक्र प्रति क्षेत्रफल, ये पार्श्व प्रति क्षेत्रफल, वक्र भी बोलते हैं, पार्श्व भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे शंकु का वक्र प्रति क्षेत्रफल, ये हमने लिख लिया। रेशो निकाले ना, इसी के तो रेशो निकाले, अनुपात, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। CSC का फॉर्मूला शंकु का क्या होता है? πr/l, ठीक है। देखो मैंने L बड़ा क्यों लगाया है? क्योंकि मैंने इसका L बड़ा माना है, ठीक है। और पाई इसका R सेम है, मैंने R सेम लिख लिया, और इसका L कितना है? छोटा L है। क्लियर हो गया? अब देखो पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, ये L कितना दे रखा है?
5x और छोटा वाला कितना दे रखा है 4x और x से x कैंसिल, तो 5:4 ही आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आप टिक कर दोगे, सी टिक कर दोगे। कौन सा टिक कर दोगे, सी टिक कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कोण में डायमीटर सेम होते हैं लेकिन उसकी स्लैंट हाइट अगर अलग अलग होती है तो वही आंसर आएगा जो स्लैंट हाइट की रेशो का आंसर है। ठीक है, CSA का। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, 9 का सी आ गया, C5-4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और अगर आप पूरा शो करके दिखाते हो तो ऐसे पूरा लिख दो, फिर इसको ऐसे बॉक्स में डाल दो। ठीक है, इससे टीचर को क्लियर नजर आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आज 10वां क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो आप। 10th क्वेश्चन है, कह रहा है इसकी रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज। ठीक है, परिसर निकालना है। परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर को लेस कर दो। पूरा पूरा लिखना, सबसे अधिकतम संख्या माइनस सबसे न्यूनतम संख्या। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर इनमें से कौन सा है, आपको 14 दे रखा है। कौन सा दे रखा है, 14। और सबसे छोटा नंबर कौन सा आपको दे रखा है, 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4। तो बस आप 14 में से 4 लेस कर दो, आपका 10 आंसर आ गया। आप कौन सा ऑप्शन पे टिक कर दोगे, ए। ठीक है, और ये पूरा पूरा तब आपको लिखना है जब आपसे 2 नंबर पूरा पूछता है ऑप्शन वाले टिक में, तो आपको सीधा आंसर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करवा दिए। बाकी आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो तो देख लो और इन्हें अपने आप घर पर ट्राई कर लेना। बाकी फिर भी मैं करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आएगा और आप घर पे अच्छे से मेहनत कर रहे होगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।